हेलो स्टूडेंट, केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल में मैं कन्हैया जी पांडे आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट गुड इवनिंग। आज हम लोग स्टूडेंट सामान्य ज्ञान के भाग 71 में कुछ नए प्रश्नों के ऊपर बारी बारी से चर्चा करते हैं। स्टूडेंट ये सारे के सारे प्रश्न जो है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं, इसलिए हमने प्रत्येक प्रश्न का सूक्ष्म विश्लेषण करने का प्रयास किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट आज का हमारा पहला सवाल है कि मानव का सामान्य रक्त शर्करा यानी ब्लड शुगर का स्तर कितना होता है। 100 मिलीग्राम प्रति मिलीलीटर, 120 से 150 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, 80 से 90 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर या 150 से 200 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। तो जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट कि मानव के शरीर में जो है ब्लड शुगर की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाए, वैसी स्थिति में भी हमारे शरीर में डायबिटीज़ नामक रोग हो जाता है। अगर कम हो जाए तो हमारा शरीर जो है शिथिल पड़ने लगता है, क्योंकि चीनी से ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, तो वो ऊर्जा नहीं मिलने के कारण हमारा शरीर शिथिल पड़ने लगता है। इसलिए एक समान स्तर ब्लड में, रक्त में होना चीनी का जरूरी है, शर्करा का होना जरूरी है। तो यह जो है हमारा उत्तर होगा 120 से 150 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। अब हम लोग सवाल प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं स्टूडेंट। हमारा प्रश्न संख्या 2 है कि सोलर सेल बदलता है प्रकाश ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या सौर ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। तो स्टूडेंट सोलर सेल का काम जो है वह सूर्य के विकिरण ऊर्जा को जो है वह विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। सोलर सेल सौर ऊर्जा को, सूर्य से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसको रेडिएंट एनर्जी यानी विकिरण ऊर्जा कहते हैं। तो सौर ऊर्जा को सोलर सेल जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। हमारा तीसरा प्रश्न है स्टूडेंट, यदि ग्रीनविच मीन टाइम पर समय मध्याह्न के 12 बजे है यानी दोपहर के 12 बजे है ग्रीनविच पर, और तो 50 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित एक जगह का समय क्या होगा। तो जैसा कि आप स्टूडेंट जानते हैं कि पृथ्वी को एक देशांतर को पार करने में लगभग 4 मिनट का समय लगता है। तो इस प्रकार 50 डिग्री देशांतर को पार करने में पृथ्वी को जो है 200 मिनट का समय लगेगा। 200 मिनट को हम जब बदलते हैं घंटे में तो 3 घंटा 20 मिनट होता है। क्योंकि पूर्वी देशांतर में वह जगह स्थित है, इसलिए वहां ग्रीनविच से 3 घंटा 20 मिनट का समय ज्यादा होगा। यानी वह स्थान जो है उस पर क्या बजेगा, प्रातः का 8:40, शाम का 3:20, प्रातः का 5 बजे या मध्य रात्रि का यानी 00 आवर्स। तो स्टूडेंट 12 और 3 15 यानी 3:20 शाम का होगा। वह स्थान जो है उस स्थान पर समय जो होगा 3:20 होगा, 3:20 शाम का, क्योंकि पूर्वी देशांतर में है। अगर पश्चिमी देशांतर में होता तो इस 12 में से 3 घंटा 20 मिनट को घटा लेते, वह हमारा उत्तर होता। हमारा अगला सवाल है स्टूडेंट प्रश्न संख्या 4, किन 2 तिथियों को दिन और रात बराबर होते हैं। तो हमारा ऑप्शन 1 है 1 मार्च एवं 23 सितंबर को, 1 सितंबर एवं 23 मार्च को, 1 मार्च एवं 23
30 सितंबर को या 21 मार्च एवं 23 सितंबर को। तो स्टूडेंट, पृथ्वी पर दो तिथियों को दिन और रात जो है 12-12 घंटे के होते हैं। यह तिथि है 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। और 23 सितंबर को। हमारा 5वां सवाल है स्टूडेंट, सम्राट बिंदुसार का संबंध किस वंश से था? नंद वंश से, हर्यक वंश से, मौर्य वंश से या गुप्त वंश से? तो हर्यक वंश का जो सम्राट थे उनका नाम था बिंबिसार। नंद वंश में बिंदुसार नाम का कोई सम्राट नहीं था और ना ही गुप्त वंश में। तो मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम जो था बिंदुसार था। तो इनका संबंध मौर्य वंश से है। मौर्य वंश, ये मौर्य वंश के दूसरे सम्राट थे। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 6 है। स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 6 है, क्लोरोमाइसिटीन क्या है? प्रतिरोधी है, एक प्रतिरोधी है, या एक प्रति अवसादक है, या एक पीड़ाहारी है, या एक प्रतिजैविक है? तो प्रतिजैविक को एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं, दुनिया का पहला प्रतिजैविक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1929 में बनाया गया था, जिसका नाम पेनिसिलिन था। क्लोरोमाइसिटीन जो है एक प्रतिजैविक है, यानी एंटीबायोटिक्स है। तो हमारा उत्तर होगा प्रतिजैविक। प्रतिजैविक यानी क्लोरोमाइसिटीन क्या है? एक प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक्स है। यह जीवाणुओं का नाश कर देती है। हमारा अगला सवाल है प्रश्न संख्या 7, इनमें से कौन एक राजकीय भाषा है? जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हैं, भारतीय संविधान के द्वारा 22 भाषाओं को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया है। इनमें से आपको एक भाषा ऐसी है जो भारतीय संविधान में नहीं है, उसको राजकीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, उसको चुनना है। हमारा ऑप्शन है राजस्थानी, संस्कृत, मैथिली, कश्मीरी। तो स्टूडेंट, राजस्थान की जो राजकीय भाषा है वह हिंदी है। राजस्थानी भाषा को भारतीय संविधान में राजकीय भाषा के रूप में दर्जा नहीं दिया गया है, लेकिन संस्कृत, मैथिली और कश्मीरी भाषाओं को भारतीय संविधान में राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो हमारा उत्तर होगा राजस्थानी एक राजकीय भाषा नहीं है। राजस्थानी। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 8 है, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? न्यूट्रॉनों की संख्या के आधार पर, अनुभार के आधार पर, परमाणु भार के आधार पर, या परमाणु संख्या के आधार पर? तो स्टूडेंट 1869 में मेंडलीव के द्वारा जो आवर्त सारणी पहली आवर्त सारणी बनाई गई थी, वह आवर्त सारणी परमाणु भार पर आधारित थी। लेकिन 1917 में मोसले नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। तो इस प्रकार जो आधुनिक आवर्त सारणी बना वह तत्वों के परमाणु संख्या के आधार पर बनाया गया। हमारा उत्तर होगा परमाणु संख्या के आधार पर। परमाणु संख्या के आधार पर। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? परमाणु संख्या के आधार पर। हमारा 9वां प्रश्न है, धातु पर वेल्डिंग करने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन गैस का, एसिटिलीन गैस का, ऑक्सीजन गैस का, या ब्यूटेन का? तो धातु पर वेल्डिंग करने के लिए एसिटिलीन गैस यानी एथाइन का प्रयोग किया जाता है। एसिटिलीन गैस, एसिटिलीन
गैस, एसिटिलीन का जो अणुसूत्र होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता है। इसमें कार्बन के 2 परमाणु और हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं और कार्बन के दोनों परमाणुओं के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। हमारा 10वां सवाल है, भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 1986 में कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 1986 में नीलगिरी में स्थापित किया गया था। कहाँ स्थापित किया गया था? नीलगिरी में। नीलगिरी में, यह दक्षिण भारत में स्थित है, नीलगिरी की पहाड़ियां। हमारा प्रश्न संख्या 11 है, उसको अब हम लोग देखेंगे। इनमें से कौन एक धातु है? सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन या पोटेशियम? तो स्टूडेंट, सिलिकॉन एक उपधातु है, फास्फोरस और क्लोरीन अधातु है, जबकि पोटेशियम एक क्षार धातु है। तो हमारा उत्तर होगा पोटेशियम। पोटेशियम। अब हम लोग स्टूडेंट प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 12 है, प्रश्न संख्या 12 है, इनमें से कौन मानव रक्त का घटक नहीं है? DNA, प्लाज्मा, RBC, WBC? तो स्टूडेंट, इनमें से DNA जो है यह मानव रक्त का घटक नहीं है। प्लाज्मा, RBC और WBC हमारे रक्त में पाए जाते हैं। तो हमारा उत्तर होगा DNA। DNA, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। प्रश्न संख्या 13 है, इनमें से कौन सा पद सेलुलर फोनों से संबंधित है? FSI, MPFI, EMI या GSM? तो स्टूडेंट, GSM शब्द का प्रयोग जो है सेलुलर फोनों से में किया जाता है। GSM का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन। तो हमारा उत्तर होगा GSM। GSM फुल फॉर्म होगा ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन। ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन GSM का फुल फॉर्म होता है और यह सेलुलर फोनों से इसका संबंध है। हमारा प्रश्न संख्या 14 है, मानव प्राकृतिक रूप से एक सामाजिक प्राणी है। यह कथन किसका है? प्लेटो का, अरस्तु का, रूसो का या हॉब्स का? तो सबसे पहली बार अरस्तु ने यह कहा था कि मानव प्राकृतिक रूप से एक सामाजिक प्राणी है। अगर इसे समाज से अलग कर दिया जाए तो यह समाज से अलग नहीं रह सकता है। अगर कोई व्यक्ति या मनुष्य समाज से बाहर रहता है, वह देवता है या दानव? तो हमारा उत्तर होगा अरस्तु। अरस्तु। अब हमारा प्रश्न संख्या 15 है स्टूडेंट, यदि A² - B² बराबर 81 एवं A + B बराबर 27 हो तो A - B का मान क्या होगा? 3, 4, 8 या 13? तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन निकाल करके। चूंकि A² - B, तो स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं। A² - B² बराबर दिया गया है 81 एवं A + B बराबर 27 हो तो A - B का मान क्या होगा? 3, 4, 8 या 13? तो स्टूडेंट देखते हैं पहले A² - B² बराबर दिया गया है 81, A + B बराबर दिया गया है 27। चूँकि A² - B² बराबर होता है A + B A - B, तो स्टूडेंट हो जाएगा A + B A - B बराबर 81। A + B का मान है 27, A - B बराबर हो जाएगा 81। तो A - B बराबर हो जाएगा 81/27। 27 दिया 81,
इसलिए a-b बराबर 3 आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर होगा 3। अब हमारा प्रश्न संख्या 16 है, √1156 बराबर वट? 33, 34, 36 और या 44। तो सबसे पहले हम अंडर रूट है 1156 का वर्गमूल निकालते हैं भाग विधि से। 3 तिहाई 9, 11 में से 9 गया 2, ऊपर से 5 और 6 उतर गया, जोड़ा ही उतरेगा, 3 3 6। अब 4 या 6 से यहाँ गुना करना होगा, 4 से गुना करते हैं। 4 चौके 16, 4 छक 24 1 25। स्टूडेंट 4 4 8 6। यहाँ जो हमने गुना किया है वह 3 और 4 है, तो इस प्रकार हमारा उत्तर होगा 34। स्टूडेंट हमेशा भाग विधि से जब हम किसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो यहाँ जो आता है उसका दुगना यहाँ जोड़ होना चाहिए। 34 का दुगना 68 होता है। तो इस प्रकार स्टूडेंट हमने आपके समक्ष आज सामान्य ज्ञान के भाग 71 में 16 नए प्रश्नों के बारे में जानकारी साझा की। स्टूडेंट हमने इस वीडियो के माध्यम से सामान्य ज्ञान के भाग 71 में विभिन्न प्रश्नों के ऊपर बारी बारी से चर्चा की। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल KJ नॉलेज हब को सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट मैं कन्हैया जी पांडे आपसे विदा लेता हूं। आप हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करें। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।